अब देखिए, तीन चार प्रकार का आकलन होता है या मूल्यांकन होता है। एक हो जाएगा सीखने का आकलन, दूसरा हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, तीसरा हो जाएगा विद्यालय आधारित आकलन और चौथा हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। किसी भी मूल्यांकन की तीन मुख्य विशेषता होती है, ध्यान रखिएगा। पहला पूछेगा वैधता होनी चाहिए। अभी लिखिएगा मत, आप लोग लिखिएगा मत, ये तो हम समझाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, तीसरा हो जाएगा विश्वसनीयता। आपने बीएस ब्लूम का नाम सुना होगा, सुना ना? ब्लूम टेस्टोनॉमी आपने नाम सुना होगा। ब्लूम ने जो है शिक्षा के तीन पक्ष बताए। एक पहला पक्ष कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा कहते हैं भावात्मक पक्ष और तीसरा कहते हैं क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। तो ब्लूम ने क्या किया, शिक्षण के तीन पक्ष बताए। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना है, भावात्मक पक्ष का विकास करना है, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष का विकास करना है। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष है, इनको इन्होंने 6 भाग में बांट दिया है। देखिए यूपीटेट में प्रश्न क्या करेगा, इसके 6 पक्ष हैं। जैसे कहते हैं सबसे निम्न पक्ष इनका क्या है, ज्ञान। पहला सब प्रयोग करते हैं ज्ञान। दूसरा पक्ष प्रयोग करते हैं अवबोध या समझ, या इसी को हम लोग कहते हैं समझ। तीसरा कहते हैं प्रयोग या अनुप्रयोग, प्रयोग या लिखा रहेगा, अनुप्रयोग, अनु शब्द का प्रयोग हो जाएगा। चौथा कहते हैं विश्लेषण, पांचवा हो जाएगा संश्लेषण और छठा कहते हैं मूल्यांकन। अब यहां कभी कभी प्रश्न करता है संज्ञानात्मक पक्ष का, संज्ञानात्मक जो है पक्ष का उच्च पक्ष क्या है, मूल्यांकन। निम्न पक्ष क्या है, ज्ञान। देखिए ज्ञान है, ये तीन निम्न पक्ष में आते हैं। ये जो तीन है ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, ये मध्य स्तर में आते हैं। ये विश्लेषण, संश्लेषण और उच्च पक्ष क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन इसलिए जानना जरूरी है कि मूल्यांकन के द्वारा यह हम पता करते हैं कि बच्चे के अधिगम में क्या कमी रह गई सीखने में। ये समझाने की मैं आपको बात कर रहा हूं। मूल्यांकन क्या करता है, परीक्षा क्यों हम लेते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे के अधिगम में क्या कमी रह गई और उस कमी को कैसे दूर किया जाए। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में राष्ट्रीय पाठचर्या ने भी कहा है और यही बात को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी यही बात कही गई है। कहा गया कि हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। और इन्होंने कहा जो सतत व्यापक मूल्यांकन में कि बच्चों को अंक न दिया जाए बल्कि ग्रेड दिया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम किया जाए। क्यों, उसका भी कारण जान लीजिए। जैसे कभी आप देखते हैं हमारे यहां है व्यवस्था कि अगर कोई बच्चा 59% नंबर पा गया, तुम कहते हैं द्वितीय श्रेणी पास है, सेकंड डिवीजन पास है। अगर कोई बच्चा 60% पा गया, तुम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन पास है। दोनों के बीच अंतर कितना है, 1% का अंतर है। 1% का यहां अंतर है, देख रहे हैं, 1% का अंतर है। अब कोई 59% नंबर पा लेता तो कहता है सेकंड डिवीजन पास है, और जहां वो 60% पाया क्या फर्स्ट डिवीजन पास है। एक आपकी सोच जो होती है तुरंत उसमें अंतर आ जाता है। इन्होंने क्या किया, नहीं बात करें मैडम, वो तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया
इन्होंने कहा नहीं, हम अब इसको ग्रेडिंग देंगे। ग्रेडिंग में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, मान ली 60% पाया तो ए ग्रेड लिख दिया, 60% से अधिक है तो 1 लगा दिया, मान ली 60, 65, 70% तो फिर 1 लगा देंगे। अब एक चीज तय करते +1 लगाने से कितना % नंबर होगा। तीनों ने कहा जो सतत व्यापक मूल्यांकन है इसमें कहा अंकों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा बल्कि हम ग्रेडिंग प्रदान करेंगे। अब मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे की ज्ञान क्षमता का पता लगाते हुए उसके अधिगम में क्या कमी रह गई, उस कमी को दूर कर लिया जाए। समझे पूरी कहानी? इतनी कहानी इसीलिए मैंने बताया कि लिखने के पहले आप अगर इसको समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता मूल्यांकन पे। इसलिए पूछता है शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। शैक्षिक मूल्यांकन है कि बच्चा जब स्कूल आ रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ रहा है, तो उसके अधिगम में कुछ कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है किसी विषय में अच्छा करे, किसी विषय में खराब करे। जिसमें खराब कर रहा है बच्चा, हम उसको जाने और उसको दूर करने का उपाय सबको मिलकर करना पड़ेगा। बच्चा भी करेगा, हम भी करेंगे, दोनों लोग करेंगे। इसीलिए जो इसमें देखते हैं पूरा कहा गया कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, व्यापक भी रूप से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, समझ गया बात? चलिए अब यहां देखिए ब्लूम को टैक्सोनॉमी आपको दिमाग बनाना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने 6 भाग में बांटा है। पहला होगा ज्ञान, लिखेगा मत, वो लिखो तो पढ़ाएंगे बताएंगे। दूसरा क्या होगा, अवबोध समझ। तीसरा क्या होगा, प्रयोग या अनुप्रयोग। चौथा क्या हो जाएगा, विश्लेषण। पांचवा क्या हो जाएगा, संश्लेषण। और अंतिम क्या होगा, मूल्यांकन। इसीलिए लिखा जाता है संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च पक्ष क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि बच्चे के अधिगम में क्या कमी रह गई और उस कमी को हम दूर कर लें। भाई उद्देश्य क्या है, यही तो उद्देश्य है। भाई बच्चे को हमें शिक्षा में उच्चतर स्तर पर ले जाना है। कैसे ले जाएं, जब कमियां जानेंगे तभी तो उसको ले जा सकते हैं। इसीलिए जो वार्षिक परीक्षाएं पहले होती थी उसमें मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाता। मान ले वार्षिक परीक्षा के दौरान कोई बच्चा बीमार हो गया या उसके साथ कोई घटना हो गई तो नंबर से फेल हो सकता है या कम नंबर पाया। यहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें क्या है, सुधार की गुंजाइश है। मान ले मंथली टेस्ट में बच्चा नंबर कम पाया पहले महीने में, अब तीसरे महीने भी परीक्षा होनी है, उसे अवसर है बच्चे को 3 महीने के अंदर जो 1 महीने की कमियां थी उसको दूर कर लिया और अगली परीक्षा में बेहतर कर सकता है। फिर परीक्षा होगी उसमें बेहतर कर सकता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, पीटीएम की बैठक बुलाई जाती है, रिजल्ट आएगा, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जो भी अधिगम में बच्चे की कमियां हैं या समस्याएं हैं शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर दूर करेंगे। समझ बात? यहां क्या था, आकलन वाले में सिर्फ शिक्षक की भूमिका डाल दी गई है। यहां अभिभावक की भी भूमिका तय कर दी गई है कि वो बच्चे के लिए काम करे। ये भी पढ़ना मापन, और दूसरा शब्द होगा, ये भी पढ़ना मापन, और दूसरा शब्द होगा मूल्यांकन। एक शब्द आएगा मापन, दूसरा आएगा मूल्यांकन। मापन क्या होता है, छोड़िए, जान दीजिए, उस पर हम आगे बात करेंगे आपसे। देखिए मापन क्या होता है मैडम, मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मूल्यांकन करते हैं। समझ गए बात? तो अभी आप आगे पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन अलग चैप्टर है। ये तो हम शैक्षिक मूल्यांकन आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए लिखेगा शैक्षिक मूल्यांकन।
लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन का उद्देश्य है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, उद्देश्य किस सीमा तक हो रही है, दूसरा लिखेगा अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली है। हाँ, लिखेगा इसी में अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली है। और शिक्षा के उद्देश्यों में कितना, शिक्षा के उद्देश्यों में कितना लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, लिखे जॉन डीबी ने शैक्षिक मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए हैं। उद्देश्य बताए हैं, 3 पक्ष बताए हैं। पहला लिखे शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा लिखेगा शैक्षिक अनुभव या अधिगम अनुभव, लिखेगा अधिगम अनुभव, तीसरा लिखेगा मूल्यांकन, एक चीज और लीजिए, बार बार एग्जाम आता है, लिखे बी.ए. स्मिथ के द्वारा, हाँ स्मिथ और जॉन डीबी शिक्षा को त्रिध्रुवी मानते हैं। जॉन डीबी शिक्षा को त्रिध्रुवी मानते हैं। त्रिध्रुवीय मानते हैं। जबकि जॉन एडम्स शिक्षा 2 ध्रुवीय मानते हैं। 2 ध्रुवीय मानते हैं, जिसमें शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम
अरे भाई, दो लोग त्रिध्रुवी मानते हैं अभी, और एक है जॉन एडम द्वितीय ध्रुवी मानते हैं। लिखेगा इसमें शिक्षक स्वतंत्र चर है, पाठक्रम लिखिए शिक्षक स्वतंत्र चर है, शिक्षार्थी आश्रित चर है, आश्रित, और पाठक्रम हस्तक्षेप चर है। हस्तक्षेप चर है, आश्रित चर है। लेकिन जॉन एडम्स ने पाठक्रम को, हाँ देखिए हस्तक्षेप चर है, लेकिन एडम्स ने दो ध्रुवी माना है। लेकिन एडम्स ने पाठक्रम को, हाँ लिखिए एडम्स ने पाठक्रम को अपने ध्रुव में नहीं शामिल किया है, अपने ध्रुव में नहीं शामिल किया। जैसे दो ध्रुवी में इन्होंने सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी की बात की है, पाठक्रम को नहीं माना है। जबकि स्मिथ और जॉन डीवी, ध्यान रखेगा, ये कहते हैं शिक्षा के तीन आयाम हैं। शिक्षक को इन्होंने स्वतंत्र चर माना है, शिक्षार्थी यानी बालक को इन्होंने आश्रित चर माना है, पाठक्रम को इन्होंने हस्तक्षेप चर माना। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछता है कभी कभी कि कौन कौन शिक्षा के तीन चर होते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम मिलकर ही शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ के बाद पूरी कहानी। हाँ, तो ये पाठक्रम को महत्वपूर्ण नहीं मानते, ध्यान रखिएगा। जबकि स्मिथ और ध्यान रखिएगा जॉन डीवी इस शिक्षा को त्रिध्रुवी मानते हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए पूछेगा शिक्षा के कितने चर होते हैं? तीन, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम को दे देगा। इसमें आश्रित चर कौन है, स्वतंत्र चर कौन है, हस्तक्षेप चर कौन है, वो आपका काम बताना, हमारा नहीं। हाँ, अगला लिखेगा। देखिए शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। लिखे बच्चे के, पहला लिखे बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, दूसरा लिखेगा भावात्मक पक्ष का विकास, तीसरा लिखेगा मनोगत्यात्मक, या क्रियात्मक पक्ष का विकास। लिखे इसी को बीएस ब्लूम ने ने 1956 में बीएस ब्लूम ने 1956 में विभाजित किया था इसी को ब्लूम टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा बीएस ब्लूम ने शिक्षा के कितने पक्ष बताए हैं?
ब्लूम टेक्स्टोनॉमी कहा जाता है, अंग्रेजी में ब्लूम टेक्स्टोनॉमी के नाम प्रसिद्ध है। तो ये कहते हैं बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना है, भावात्मक पक्ष का विकास करना है, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष का विकास करना। ध्यान रखिएगा। तो ये कहते हैं विकास के 3 पक्ष होते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि मानव विकास के 5 पक्ष होते हैं, वैसे कहते हैं शिक्षा के विकास के 3 पक्ष होते हैं। यानी बच्चे में शिक्षा का विकास करना है तो तीनों पक्षों का विकास करना होगा। ज्ञान भी करना है, बच्चों में भाव पैदा करना है, अब बच्चों में क्या क्रिया कौशल का विकास करना, इसे लिखा रहेगा क्रियात्मक कौशल का विकास करना बच्चों का लक्ष्य है। तो ब्लूम का टेक्सोनॉमी ये कहता है कि बच्चों में कैसे शिक्षा का हम विकास करेंगे, यही बात का जिक्र करते हैं। लिखेगा उनके संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष। हाँ, लिखे ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष को उन्होंने, ज्ञानात्मक पक्ष का उन्होंने इस तरह वर्णन किया है। जैसे सबसे पहले रखते हैं ज्ञान, फिर रखते हैं अवबोध या समझ, फिर प्रयोग या अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अब देखिए ये 3 निम्न पक्ष माने जाते हैं। इसको लिखा ऐसे बना लिया निम्न पक्ष। ये हो जाएगा मध्य पक्ष और ये हो जाएगा उच्च पक्ष। एक मूल्यांकन, हाँ प्रयोग तक हो जाएगा निम्न पक्ष, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा मध्य पक्ष, ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा उच्च पक्ष। हाँ, संश्लेषण और विश्लेषण मध्य पक्ष है। तो इस पर भी प्रश्न आएगा कि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में उच्च पक्ष क्या है और सबसे निम्न पक्ष क्या है? ज्ञान है। जैसे आपने बीच में पढ़ा था कि गैने ने अधिगम के सीखने के लिए 8 चरण दिए हैं, ये ना। तो गैने के सीखने का सबसे निम्न पक्ष क्या है? संकेत है। और उच्च पक्ष क्या है? समस्या समाधान है। आप लोग लग रहा भूल गए। गैने ने अधिगम सोपानिक सिद्धांत दिया है, पढ़ा होगा। अधिगम सोपानिक सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने पुस्तक लिखा। क्या लिखा था? द कंडीशन ऑफ द लर्निंग, सीखने की दशाएं उसमें लिखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा सीखने में निम्न क्या होता है? संकेत अधिगम होता है। मैडम चश्मा आपका नीचे जा रहा है। संकेत अधिगम है और उसमें सीखने का उच्च पद जो है समस्या समाधान है। ये कहते हैं सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होता है समस्या समाधान। क्यों? जिसमें चिंतन और तर्क का प्रयोग किया जाता है। इसलिए समस्या समाधान को सीखने में इसलिए उच्च माना आता है जिसमें उच्च चिंतन और उच्च जो है तर्क का प्रयोग करके बच्चा समस्या समाधान स्वयं करता है। ध्यान रखिएगा, इसको बस समझना और कुछ करना नहीं है। जैसे यहां आपने समझा
कि पहले हम ज्ञान बच्चों को देते हैं, ज्ञान देंगे, फिर उनकी समझ को विकसित करेंगे, फिर उनको बार बार हम प्रयोग कराएंगे, ज्ञान बढ़ेगा, फिर विश्लेषण की क्षमता को पैदा करेंगे, फिर उनको संश्लेषण की क्षमता। जब विश्लेषण और संश्लेषण दो शब्द आता है, क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? संश्लेषण में जोड़ देते हैं, है? संश्लेषण में उसकी व्याख्या करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई चीज की अगर व्याख्या की जा रही है और गहराई में जाया जा रहा है तो उसको कहते हैं संश्लेषण करना। ध्यान रखिएगा, जैसे हम एक बता दिए मोटा आइडिया कि ये पक्ष है, ये पक्ष है, हमने बता दिया। अब इसके बारे में अगर हम व्याख्या कर रहे हैं तो हम विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, समझ बात? हमने बता दिया कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग होते हैं, जिसमें निम्न क्या है? ज्ञान है, उच्च है मूल्यांकन। हमने बता दिया। अब एक ज्ञान क्या है, अवबोध क्या है, प्रयोग क्या है, विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है, मूल्यांकन क्या है। तो हमने यहां शुरू किया और यहां तक जब पहुंच रहे हैं तो हम इसका जब व्याख्या करते जा रहे हैं तो विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण सूत्र लिखा है, ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, पढ़े होंगे आप लोग, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सामान्य से कठिन की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ये सब सूत्र हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षण को ज्यादा प्रभावशाली क्या कमी रह गई या क्या और व्यवस्था करें, क्या और उपाय करें जिससे बच्चे के अधिगम क्षमता को हम बढ़ा सकें। अगला लिखिएगा, चलिए आइए लिखे, मूल्यांकन में, किसी अच्छे मूल्यांकन में लिखेगा, किसी अच्छे मूल्यांकन में 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। किसी अच्छे मूल्यांकन में 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला लिखेगा नंबर 1 वैधता। एक लाइन लिखेगा, वैधता से आशय है जो जानकारी दी गई है वह सटीक जानकारी है। ठीक, जैसे आप देखते हैं विज्ञान क्या है, विज्ञान यही कहता है कि जो चीज बार बार हम सिद्ध करें और वो खरा उतरे उसी को हम विज्ञान मानते हैं। विज्ञान क्या है भाई आर्किमिडीज सिद्धांत दिया, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, आज भी हम न्यूटन का प्रयोग करते हैं। वो न्यूटन सिद्ध जो उसी चीज को हम बार बार दोहराकर प्रतिपुष्ट को प्राप्त करते हैं। आर्किमिडीज ने दिया सिद्धांत उत्प्लावन बल का सिद्धांत। कोई वस्तु हम द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है, क्यों? दिया ना, आप लोग भी पढ़े होंगे उत्प्लावन बल का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने दिया है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज मूल्यांकन के दौरान अगर उसे सिद्ध कर दिया गया, जितनी बार प्रयोग करेंगे उसका उत्तर वही आएगा। दूसरा लिखेगा वस्तुनिष्ठता। लिखे संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए। इसीलिए देखते हैं जो आप परीक्षा देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रणाली, ये वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसका उत्तर एक ही होगा। जैसे अभी सीटेट देने जा रहे हैं, आपके सामने 4 विकल्प होगा,
लेकिन उसमें एक ही उत्तर सही होगा, जबकि निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है, हो सकता है उसके कई उत्तर मान लिए जाए। समझ मेरी बात। और इसमें क्या है, दो तीन फायदे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। पूछ देगा ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या क्या फायदे। पहला है, इसमें वस्तुनिष्ठता तो है ही है। दूसरी चीज है, ये वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है और इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। पूरे सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में देखते हैं, कभी कभी आप भी परीक्षा दिए होंगे, देता है निम्नलिखित 10 प्रश्न है जिसमें से 5 आप अपने अनुसार हल करें। अब आप 5 जो आ रहा था आपने लिख मारा, 5 नहीं आ रहा था भाड़ में जाए। हाँ, लेकिन दोनों की अच्छाई भी वही है। निबंधात्मक प्रश्न में नकल की संभावना कम होती है, वस्तुनिष्ठ वाले में नकल संभावना ज्यादा होती है। कोई नहीं कि अभी जाएंगे एग्जाम देने, मान लो पड़ोसी है आप साथ, कहे इसका आंसर क्या है, कुछ नहीं करना, 2 उंगली उठा दी, हो गया काम, बी सही है। हाँ, तो भाई कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर अपने अनुसार अंक देता है। उसी कॉपी को 2 लोगों से जचा दीजिए, 2 प्रकार का अंक देगा। अगर आपकी सोच पर लिखा है तो आप हो सकता है ज्यादा नंबर दें, और आपकी सोच पर नहीं लिखा है तो हो सकता है खराब नंबर दें, ये भी है। इसलिए देखते हैं जो यूपीएससी वगैरह कॉपी जांची जाती है, वही कॉपी 2 लोग जांचते हैं। कभी सिविल सर्विसेज में जब कॉपियां जांची जाती है, उसी कॉपी 2 टीचर जचवाते हैं और दोनों का जो मीन निकालकर नंबर दे दिया जाता है। हाँ भाई, कोई होता है 100 अंक में 70 से देना शुरुआत करता है, 70 अंक में, और कोई बहुत करता है 60 से देना शुरू करता है, हैं? एक लड़के साथ अन्याय हो जाएगा, जो 70 वाला वो ज्यादा नंबर दे रहा है। ये लोग करते क्या है, 2 लोग कॉपी जचवाते हैं कि कहीं भेदभाव न हो ऐसा। हाँ, अगला आइए, विश्वसनीयता। संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए, बस इतना जानिए, बहुत बड़ा उत्तर नहीं देने की। हाँ, वैज्ञानिक सोच पे है। हाँ, लिखे लिखे विश्वसनीयता से आशय है, विश्वसनीयता से आशय है मूल्यांकन प्रणाली विश्वसनीय होगी, जिसमें प्रमाणीकृत, विश्वसनीय होगी जिसमें प्रमाणीकृत परीक्षण का प्रयोग किया गया है, प्रमाणीकृत परीक्षण का प्रयोग किया गया है, परीक्षण। और एक शब्द और लिख लीजिएगा, तार्किकता। प्रमाणीकृत परीक्षण का प्रयोग किया गया है, तार्किकता। जिस परीक्षण में तर्क प्रणाली का प्रयोग किया गया हो, तो ये देखिए 4 बिंदु होंगे। ये सीटेट अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा, किसी मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता, चारों दे देगा आपसे, ऐसे चारों दे देगा आपसे, और कहेगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मारिएगा कभी पूछे तो, अगर वो ना रहे तो इसको मारिएगा। हाँ, क्रम रहेगा।
क्रम नहीं देगा, दे देगा, उसी में 4 विकल्प दे देगा कि अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता होनी चाहिए। है तो चारों, लेकिन इसमें क्या सबसे सटीक है ये पूछता है। हाँ, अगला ये लिखिए, शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार। हाँ, शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार। पहला लिखिए, अधिगम या सीखने का आकलन। एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, सीखने का आकलन। नंबर 1, देखिए इस प्रकार के आकलन में शैक्षिक सत्र समाप्त होने के बाद शैक्षिक सत्र के समाप्त होने के बाद परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। होने के बाद बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें बच्चों की ज्ञान क्षमता, और अधिगम में होने वाली कठिनाई का पता लगाया जाता है। लेकिन इसमें अपव्यय और अवरोधन की समस्या होती है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या होती है। यदि बच्चा शैक्षिक सत्र में फेल हो जाता है, शैक्षिक सत्र में फेल हो जाता है, भाई कभी कभी होता बच्चे स्कूल छोड़ दिए, ड्रॉप आउट कर गया, क्या करेगा? एक समस्या आती है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। भाई आपने पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाया, परीक्षा आपने लिया, बच्चा फेल हो गया, तो बच्चा कभी कभी ड्रॉप आउट कर जाता है, स्कूल छोड़ देगा आपका। इसमें कोई सुधार की गुंजाइश इसमें है नहीं। इसीलिए जो असेसमेंट की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, ये कहते हैं जब भी पढ़ाई शुरू हो उसी बीच में मूल्यांकन भी होना चाहिए, ताकि मूल्यांकन के दौरान जो भी कमियां रह गई हैं उसको दूर कर लिया जाए। अगला लिखेगा, अधिगम या सीखने के लिए आकलन। हाँ, फेल हो जाता है तो ये अपव्यय और अवरोधन हो जाएगा। हाँ, दूसरा लिखिए, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम या सीखने के लिए आकलन। देखिए, शैक्षिक सत्र के दौरान या सीखने के दौरान
सीखने में होने वाली त्रुटियों का पता लगाने के लिए दौरान या सीखने के दौरान होने वाली त्रुटियों का पता लगाने के लिए बीच बीच में परीक्षण किया जाता है। उसे अधिगम के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। जैसे लिखेगा, बावर्ची खाना बनाते वक्त खाने को, भोजन को चखता है। या लिखेगा, शिक्षक पढ़ाते वक्त भोजन को चखता है। पढ़ाते वक्त पूर्व में पढ़ाए गए पाठ के बारे में बीच बीच में प्रश्न करता है। जैसे मान लें आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया था, अगला चैप्टर आप शुरू करने जा रही हैं, इसीलिए कभी आप बच्चों की किताबों में देखेंगे एक शब्द लिखा रहता है कि पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लिखा रहता है ना। इसलिए लिखा जाता है कि रिमाइंडर करा रहा है, आपको कर रहा है कि आपने पिछले अध्याय में इस चीज को पढ़ा है, और रिमाइंड करके अगले अध्याय से उस ज्ञान को जोड़ने की बात कर रहा है। इसीलिए लिखा रहता है। छोटे बच्चों किताबों में कभी उठा के देखिएगा तो जैसे कभी देखते हैं, मान लो कलची लड़का होता है, वो भी लिख देता है पिछले अध्याय में पढ़ चुके, तो एग्जामिनर वैसे जान जाता है एक शुद्ध कलची कहीं नकल कर लिया। हाँ, अब होता क्या है, वो इसलिए लिखा जाता है हमारे साहब, ये जान लीजिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें लिखा रहता है, कभी ध्यान दीजिएगा कि जो चैप्टर आप पढ़ाने चल रहे हैं पिछले चैप्टर से उसका रिलेशन है, और आप उसको जोड़ के अधिगम को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा प्रभावशाली ज्ञान होगा। ध्यान रखिएगा। और उसे दो चीजें होगी, आप पढ़ाते वक्त बीच बीच में बच्चों से पूर्व पाठ के ज्ञान को भी पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा हमेशा सक्रिय रहेगा, जब जान रात बताने का प्रयास करेगा। इसीलिए ये शब्दों का प्रयोग जो आपने देखा, ये जो लिखा सीखने के लिए आकलन, इसमें बीच बीच में असेसमेंट होता रहेगा। जो भी त्रुटियां, जैसे बावर्ची खाना बना के रख दिया, माने नमक कम था, अब परोसने का पता लगा नमक है कम है। आप लोग भी हैं, जैसे कभी आपके यहां मेहमान आने वाला होता है, खाना बनाती, चाय बनाती हैं, तो आप बीच में चखती हैं, नहीं चखती हैं? हाँ, क्यों चखती भाई? रोज तो चखती नहीं है। आपके यहां कोई गेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा गेस्ट है, कि पता नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया है, ये क्या है भाई? जो कार्य आपने किया है उसी का असेसमेंट तो है क्या? नहीं नहीं,
कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है तो आप ऐसा करते हैं, घर के लिए नहीं, वो तो जान ही रहे खाबे करेंगे जो खाएंगे रोज बना रहे तो चखेंगे, लेकिन आपको लगता है कोई विशिष्ट गेस्ट आ रहा है आपके यहां, तो आप क्या करती हैं, चाय बनाती हैं या खाना बनाती हैं, असेसमेंट करती हैं कि आपकी चाय अच्छी बनी कि नहीं बनी है, आपका खाना बना है कि नहीं अच्छा बना है, असेसमेंट लोग करते हैं, अपने कार्य को असेसमेंट करते हैं। तो ये असेसमेंट की बात की बीच में ही असेसमेंट कर लिया जाए, जो भी त्रुटि हो उसको दूर कर लिया जाए। तो इसमें एक बार आया था प्रॉब्लम ऐसे कि बावर्ची खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद चखता है, या किस प्रकार का आकलन है, समझ गए पूरी कहानी? हाँ, है कुछ नहीं बताया आपको, जानेंगे तो इसमें कुछ है तो कुछ क्या ले इसमें, आप तो समझ गए आप लोग अगला आइए, चलिए। तीसरा लिखिए, विद्यालय आधारित आकलन। देखिए, इसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, इसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम इसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम या पाठचर्या को शामिल किया जाता है। जैसे एक शब्द आया, आपने देखा पाठचर्या। पाठचर्या क्या होती है? सब आ गया कार्यक्रम, मैनेजमेंट से लेकर शिक्षक चपरासी जितना भी करिकुलम है सारे आ जाएंगे, टीएलएम वगैरह सब आ गया। आपके विद्यालय का वातावरण क्या सारा पाठचर्या में आता, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूछा जाएगा कि पाठचर्या क्या होती है, करिकुलम क्या होता है। विद्यालय के सारे प्रोग्राम सब कुछ को शामिल कर दिया। इसमें प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक चपरासी सबकी भूमिका होगी, और ये बच्चे के अधिगम के लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। इसलिए कभी पूछता है कि एक बार पूछा कि आपकी विद्यालय में बच्चे फेल हो जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी होगी? पूरे की जिम्मेदारी है। और आपकी कक्षा में अगर एक बच्चा फेल होता है और सभी पास हो जाते तो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो बच्चे की जिम्मेदारी होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, अध्यापक तो प्रयास किया ना। हाँ, तो इसमें सारे पाठ्यक्रम को, पाठचर्या में संपूर्ण कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। जैसे विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में जो भी टीएलएम है, शिक्षण सहायक सामग्री, उसका काम होता है क्या? जैसे पढ़ाने के दौरान उस विषय को रुचिकर बनाने के लिए टीएलएम का प्रयोग किया था, जिससे बच्चे आसानी से सीख जाएं। टीएलएम इसलिए प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री। लेकिन हाँ, किसमें आता है, क्या क्या दिया है? 3 से 6 में आता हो, 3 से 6। ऐसा वो बच्चे जब शुरू में नैतिकता को सीखते हैं तो उसी पहल के अंदर स्व पहल आता है, इनका लिखा है इन्होंने। हाँ, लिखेगा विद्यालय के पाठ, विद्यालय आधारित आकलन में, देखिए विद्यालय आधारित आकलन में, विद्यालय आधारित आकलन में
विद्यालय के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। आकलन में विद्यालय के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। देखिए, वर्तमान में सरकार इस पर जोर देती है कि विद्यालय वहीं पर खोले जाएं या स्थापित किए जाएं जहां पर शांतिपूर्ण विद्यालय वहीं पर स्थापित किए जाए जहां पर शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण हो। शांतिपूर्ण किए जाए जहां पर शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण हो। शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण हो। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, जिसे राष्ट्रीय पाठचर्या में भी कहा गया है, ऐसा एटमॉस्फियर हो। भाई शोर होगा, बच्चों का ध्यान जो है कंसंट्रेट नहीं होगा, ध्यान रखेगा, तो होगा क्या, उनके चिंतन और तर्क में दिक्कत आएगी, ध्यान रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि जहां पर शांत हो, प्राकृतिक वातावरण हो, ऐसे जगह पर ही विद्यालय की स्थापना किया जाए। इसलिए हमारे यहां पहले गुरुकुल जो होते थे वहां ऐसे जगह पर स्थापित होते थे जहां शोरगुल कम हो। जंगलों में लोग रहते थे, गुरु लोग, वहां शिक्षा देते थे। और आज क्या है, प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर हम ऐसे जब विद्यालयों की स्थापना करते हैं जहां पर दिन भर गाना बज रहा बगल में, तो बच्चा कितना पढ़ेगा, है? इसीलिए कहीं शोर हो रहा है, गाना बज रहा है, तो बच्चों का ध्यान कहाँ जाएगा, गाने पर जाएगा, उसकी ध्यान टूटेगा, तो जो पढ़ रहा है उसके समझ नहीं आएगा। चलिए अगला लिखेगा, लिखे सतत और व्यापक मूल्यांकन। हाँ, लिखे राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऐसे लिखे। लिखे एनईपी 2009। अरे एनईपी में लिखा भाई। और एनसीएफ 2005। ऐसे लिख लिए, साइड में समझी जा रहे हैं, एनसीएफ जान ही रहे हैं। एनईपी 2009, एनसीएफ 2005। लिखेगा, लिखे राष्ट्र, क्या लिखे थे, हाँ, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। लिखे दोनों ने सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर है। दोनों का सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर है। देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन में लगातार या पूरे वर्ष भर जोर है, जिसमें
पूरे वर्ष भर सतत या लगातार मूल्यांकन शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों प्रकार का मूल्यांकन, परीक्षा में अंक की जगह ग्रेड